तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? सब कुछ ठीक है बेटा? बच्चे कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड आ गया है। अच्छा, चेक करें एक बार। ssc.gov.in साइट नहीं खुल रही इनकी तो। कहाँ आ गया एडमिट कार्ड? दिखा तो नहीं रहा यहाँ पे अभी एडमिट कार्ड। साइट पर तो अभी तक नहीं है कोई नोटिफिकेशन। किसी को अगर लिंक वाइज आ गया तो अलग बात है यार। कोई नहीं, अभी आ जाएगा। अगर नहीं भी आया तो साइट पे आ जाएगा। चलो ठीक है, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा क्लास का टॉपिक है प्लानिंग इन इंडिया, राइट। तो ये टॉपिक एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स ये इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर हम मेजरली 5 ईयर प्लान्स कवर करने का ट्राई करेंगे और 5 ईयर प्लान्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ फोकस रहता है मेरा 5 ईयर प्लान्स के ऊपर और साथ साथ नीति आयोग के ऊपर। अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जब मैं चैप्टर बच्चों को कराता हूँ तो जो भी 5 ईयर प्लान्स के आसपास अगर कोई इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं, जैसे थर्ड प्लान के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन नजर आता है, तो हम सारे चीज़ों को साथ में कवर करते हुए चलते हैं। CHSL का एडमिट कार्ड अभी ऑफिशियली तो मुझे नहीं दिखा, बाकी इस क्लास के बाद आई विल गो एंड चेक, देन आई विल अपडेट यू। ठीक है, तो आइए भैया क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला पढ़ना है हमने कि प्लानिंग क्या होती है, फिर पढ़ेंगे प्लानिंग कमीशन क्या होता है, नीति आयोग क्या होता है, 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं और कुछ करेंगे MCQs। तो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। देखो क्या होता है, जैसे मानो कि अभी आज हमारी डेट है 25 जून, आज हमारा जून चल रहा है, ठीक है, और आपके अक्टूबर में आपका CGL का एग्जाम है, ठीक है। तो जून में अभी आप हो, आपके पास अभी लगभग 90 दिन का समय है। तो इन 90 डेज के अंदर आपको क्या करना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपको सबसे पहले जानना जरूरी है बेटा कि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद आपको, अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो आपने उसके साथ साथ रिवीजन करनी है, ठीक है। रिवीजन करने के साथ साथ बेटा आपने टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपने मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, फिर आपने मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट के बाद आपने फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं। फिर आपने CGL में जाकर क्या होना बेटा, आपने CGL में जाकर पास होना है, ठीक है। यानी कि ये आपकी पूरी की पूरी जर्नी रहेगी, ये आपकी पूरी की पूरी जर्नी रहेगी। और ये पूरी की पूरी जर्नी क्या है बच्चे, ये आपके एग्जाम को पास कराने की प्लानिंग है। ऐसे ही जब मैं किसी प्लानिंग की बात करता हूं तो उसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर मेरा ऑब्जेक्टिव है और एक पर्टिकुलर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हम उस स्टार्टिंग पॉइंट से उस ऑब्जेक्टिव को पाने का ट्राई कर रहे हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या होता है, किसी भी देश में, किसी भी देश का अगर कोई इकोनॉमिकली ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई आर्थिक विकास चाहते हैं, किसी भी देश का ऑब्जेक्टिव क्या होता है इकोनॉमिक तरीके से, GDP ग्रोथ करना, आर्थिक विकास करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, यही सभी तो है ना। तो यहां पर लिखा है देखो कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ प्रोसेस इन विच सेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर डिजायर्ड टू बी अचीव्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब तक किसी प्लानिंग के अंदर कोई टाइम नहीं है ना, तब तक उस प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है। सर इसका क्या मतलब हुआ? मानो कि मेरे से पूछे कोई कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए, मैंने बोलूं कि मुझे CGL एग्जाम पास करना है, ये थोड़ी कि पूरे जिंदगी CGL एग्जाम पढ़ता रहूंगा या UPSC की तैयारी करता रहूंगा, है ना। तो यानी कि मेरे पास एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। तो प्लानिंग वही बढ़िया होती है बेटा जो हम टाइम के अंदर करते हैं। जैसे अभी आपका एक 90 डेज का आप एक प्लान बनाओ अपने CGL के लिए, है ना, बड़ा काम आएगा आपके, राइट। तो ये हमारा मतलब होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इसी चीज को माइंड में रखते हुए, इसी चीज को माइंड में रखते हुए जब भारत देश आजाद हुआ और जब भारत की आजादी हुई कि भाई 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ
तो भारत के सामने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, जो सबसे बड़ा एक मुश्किल थी, वो ये थी भाई कि किस प्रकार से भारत का आर्थिक विकास किया जाए या किस प्रकार से भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी देश के लिए होता ही नहीं है। और भारत तो वैसे भी अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकला था, और उस चंगुल के अंदर भैया पता नहीं क्या क्या हो गया था, है ना भैया। सर ब्रह्मास्त्र CHSL के लिए बता दीजिए बेटा। एक बार ये मैं लेक्चर खत्म करूंगा ना, लेक्चर के एंड में बताऊंगा कि ब्रह्मास्त्र बैच क्या है। पहले मैं लेक्चर खत्म करूंगा। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे इस क्लास को एज अ डेमो देख रहे होंगे। अगर क्लास पसंद आए और अगर आपको बैच लेना हो CGL के लिए, तो भैया कौन सा बैच लेना है वो मैं क्लास के एंड में बात करूंगा। क्लास के बीच में बात नहीं करूंगा, क्योंकि क्लास के बीच में सिर्फ पढ़ाने का काम है, बैच बताने का काम नहीं है। ठीक है बेटा, चलो। तो आर्थिक विकास हमारा ऑब्जेक्टिव था, और इस आर्थिक विकास को पाने के लिए एक प्लानिंग कमीशन का निर्माण किया गया। एक प्लानिंग कमीशन का निर्माण किया गया। इस प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्टिव था भारत में आर्थिक विकास या भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत में आर्थिक विकास और भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आना। और मुझे लगता है कि इससे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कोई होना भी नहीं चाहिए किसी देश के लिए, और आपके लिए भी पर्सनली भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए भी बेटा इस समय आर्थिक विकास बहुत जरूरी है। तो इसीलिए 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की स्थापना करी गई, जिसका ऑब्जेक्टिव रखा गया आर्थिक विकास। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन किसको बनाया गया? यह कहा गया जो देश का प्राइम मिनिस्टर होगा वही वही प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होगा। तो प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू, और जब प्लानिंग कमीशन का निर्माण किया गया तब भारत के PM जवाहरलाल नेहरू साहब ही थे, राइट। प्लानिंग कमीशन से पूछा गया भैया फिर कि आप प्लानिंग कमीशन का आपका जो है आर्थिक विकास का ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप क्या करोगे? इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? तो उन्होंने बोला कि हम 5 इयर्स प्लान लॉन्च करेंगे, जिस 5 ईयर प्लान्स में हम एक टारगेट सेट करेंगे और लास्ट में चेक करेंगे कि हमने कितना परसेंट अचीव किया। किसका परसेंट? कि कितना GDP ग्रोथ। किसका बेटा? GDP ग्रोथ। यानी कि अगर कोई देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है और उस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आंकलन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है बेटा? वो है GDP ग्रोथ। तो प्लानिंग कमीशन में जो 5 ईयर प्लान्स बनाए गए, उन 5 ईयर्स प्लान में यह बोला गया कि हम एक GDP के ग्रोथ का टारगेट सेट करेंगे और एक चेक करेंगे हमने लास्ट में कितना अचीव किया। कि पापा ने बच्चे से पूछा कि बेटा 12th में चला गया है, इस समय तू 12th में कितने नंबर लेके आएगा? कह रहा पापा मेरा टारगेट तो 90% का है। अब जब 12th खत्म हो जाएगी तो नंबर आए 85%, तो टारगेट 90% और जो अचीव किया वो 85%, है ना भैया। तो हमेशा जिंदगी में आपको मेरी तरफ से एक एडवाइस है, टारगेट ज्यादा बना के चलो। जैसे आप में से कौन कौन बच्चा CGL एग्जाम देने का सोच रहा है? आप में से इस साल कौन कौन बच्चा CGL एग्जाम देने का सोच रहा है? बताओ जरा एक बार, है कोई आप में से? सोच रहे हो ना? तो यहां पर देखो क्या पॉइंट है। अगर मुझसे कोई पूछे अभी इस समय कि सर CGL का Tier 1 का कट ऑफ क्या जाएगा? लास्ट ईयर 2023 में कट ऑफ गया था 150, ठीक है। तब वैकेंसीज 7500 8000 के आसपास थी, लेकिन 2024 में 17727 वैकेंसी है, डबल से ऊपर है। तो सर अब हमें कट ऑफ पार करने के लिए हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? तो भाई इस कट ऑफ को पार करने के लिए आपका टारगेट देखो, हो सकता है कि इस बार कट ऑफ 130 135 के बीच में रहे, है ना, 130 135 के बीच में रहे। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा, आप अपना टारगेट कम से कम 140 से 150 के बीच में लेकर चलो। आप
प्रीलिम्स का या टियर 1 का टारगेट 140 से 150 के बीच में लेके चलो, क्योंकि कट ऑफ मेन मैटर करती है एग्जाम का लेवल क्या आता है। एग्जाम का लेवल आसान आएगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, एग्जाम का लेवल मुश्किल आएगा तो कट ऑफ कम हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 140 से ऊपर जाएगी, बट फिर भी 140 प्लस टारगेट लेके चलो, जिससे कि हम एक सेफ साइड में रहे। ठीक है भैया। तो प्लानिंग कमीशन की शुरुआत करी गई, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, राइट, ये हमारी सारे मामला हो जाता है। इसके बाद जैसे ही हम लोग यहां पर 5 ईयर प्लान्स की बात कर रहे हैं, तो 5 ईयर प्लान्स का निर्माण बेटा यहां पर स्टार्ट हो चुका है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, पहले 5 ईयर प्लान की। पहले 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है 1951 से लेकर 1956। जब पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया तो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू साहब। भारत के प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार 2 टर्म्स को पूरा किया, जिन्होंने 2 टर्म्स को पूरा किया लगातार। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट का नाम बताओ, तो राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। अपने दिन के वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी क्रूशल 1 घंटा निकालकर यहां मुझसे पढ़ने के लिए आए हो। अगर यही सब करना है तो अपना आराम से जाकर इंस्टाग्राम पर चैटिंग करो, व्हाट्सएप पर जाकर चैटिंग करो। अगर रियलिटी में एग्जाम पास कर रहे हो, सरकारी नौकरी चाहते हो करना, तो भाई ये जो पढ़ा रहा हूं ये मजाक तो नहीं है। तो यहां ध्यान दो, यहां कहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। अगले 40-45 मिनट क्लास में हो, यहां पर ध्यान दोगे तो कुछ जिंदगी के अंदर बनोगे। कुछ नहीं मिलेगा चैटिंग करके। यहां पे मैं पहले क्लियर कर देता हूं और पहले ही बोल रहा हूं कि कोई लड़का या कोई लड़की चैटिंग में या यहां पर या यूट्यूब कहीं पर भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर मत करना, ठीक है? ध्यान रखना बात को। चलो, इसी के बेटा पढ़ने आया तो वो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कोई भी लड़की कोई भी लड़का अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, राइट? चलो, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट जिन्होंने लगातार, जिनको 2 बार राष्ट्रपति की टर्म को पूरा करने का गौरव है इनके पास, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब पीएम डेफिनेटली नेहरू साहब थे। तो 1951 से लेकर 1956 में जो पहला प्लान स्टार्ट किया गया, उस पहले प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? उस पहले प्लान का ऑब्जेक्टिव या पहले प्लान का उद्देश्य था एग्रीकल्चर के उत्पादन को इंप्रूव करना। एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, उस एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंप्रूव करना। कहते हैं ना भैया कि पहले पेट पूजा बाकी सारे काम दूजा। क्या बोलते हैं कि पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा। तो पहले बोला कि अपने देश के लोगों का पेट भरो, उसके बाद बाकी सारी बातें करेंगे। साथ साथ इसका टारगेट एक और भी था, जिस टारगेट का नाम है सेल्फ सफिशिएंसी। क्या था बेटा? सेल्फ सफिशिएंसी। सर ये क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा आत्मनिर्भरता। जो आप अभी मेरे साथ इस क्लास में जुड़ रहे हो, या आप में से जो बच्चा अभी सीजीएल का फॉर्म फिल करेगा, आप ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? आप इतनी मेहनत कर रहे हो आत्मनिर्भर होने के लिए, कि कम से कम अपना खर्चा आप खुद उठा पाओ, कम से कम अपना जो आपकी जिंदगी है उस जिंदगी में अपना खर्चा खुद कर पाओ, सेल्फ सफिशिएंट या आत्मनिर्भर हो पाओ। यही फोकस है ना सबका। तो पहले पहले प्लान का फोकस ये दोनों थे। पहले पहले प्लान का फोकस ये दोनों थे। बात समझ आ गई? सर आ गई। दूसरी चीज इसमें क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव ये हो गया, हमारा सब कुछ ये हो गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एक नाम भी था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को एक नाम भी दिया गया है, जिसका नाम है हेरोड, जिसका नाम है हेरोड डोमार मॉडल। क्या है बेटा? हेरोड डोमार मॉडल, राइट? जो कंटेंट आपको मैं अपने हाथ से लिखकर पढ़ा रहा हूं नोट्स की तरह, ये भी आपको पीडीएफ के अंदर मिलेगा। और इसके बाद जो मैं आपके लिए टाइप करवाकर कंटेंट, टाइपिंग वाला कंटेंट है बेटा,
ये भी आपको मिलेगा। तो सर इसके अंदर क्या क्या है जो पढ़कर आए बेटा कि एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको हैरोड डोमार मॉडल कहा गया है। फर्स्ट मॉडल वाज ड्राफ्टेड बाय के.एन. राज, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे मैंने कहा था कि एक टारगेट सेट करेंगे जीडीपी ग्रोथ का और एक देखेंगे एंड में अचीव कितना किया। 2.1% टारगेट को सेट किया था और 3.6% टारगेट को सेट किया था। यानी क्या हुआ यहां पर पप्पू पास हो गया। पापा ने पूछा कितने नंबर लाएगा, बोला 80%। आए कितने? 87%। तो पापा तो खुश हो गए। यानी कि हमारा ये प्लान क्या कहलाएगा? ये प्लान है हमारा सक्सेसफुल। यहां पर क्या मिली देश को? यहां पर देश को मिली सक्सेस, यानी कि पप्पू पास हो गया। अब एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के साथ साथ भारत में एजुकेशन को लेकर भी पहले प्लान में कुछ काम करे गए। क्या काम करे गए? इस प्लान के एंड तक 5 नए आईआईटी, 5 न्यू आईआईटीज बनाए गए। आईआईटी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। 1950 में पहला आईआईटी बनाया गया था खड़गपुर में, और इस साल के एंड तक 5 नए आईआईटीज बनाए गए। और आईआईटीज यानी कि हायर एजुकेशन के साथ साथ इस 5 ईयर प्लान में जनरल एजुकेशन को लेकर भी पॉलिसीज बनाई गई। यानी कि जनरल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए मेहनत करी गई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिना एजुकेशन के कोई देश ना तो आज तक आगे बढ़ा है और ना ही आगे बढ़ पाएगा। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे ये सब करना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यहां पर स्टार्ट करे गए। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, और बिना सिंचाई के, बिना पानी के एग्रीकल्चर बढ़िया कर नहीं सकते। तो यहां पर 3 डैम्स का निर्माण किया गया। एक भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया, हीराकुंड डैम बनाया गया, दामोदर वैली डैम बनाया गया। हीराकुंड डैम सतलुज रिवर पर, किस पर बेटे? सतलुज रिवर पर हीराकुंड डैम बनाया गया, जो कि यहां पर गलत लिखा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है बच्चे। साथ साथ हीराकुंड डैम जो महानदी पर है, उड़ीसा में है। दामोदर वैली डैम जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहां पर एक पॉइंट थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा बताया तो आपको मैं, एक रिवर है जिस रिवर को सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। एक रिवर को सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है, वो है रिवर कोसी। एक रिवर को सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है। बताना जरा मुझे एक बार, किस रिवर का नाम क्या है? बोलो भैया, किस रिवर को सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल प्यार से कहा गया है? एनीवन? वेरी गुड। राइट आंसर इज दामोदर। राइट आंसर इज दामोदर। सर सडनली आपने ये दोनों पॉइंट क्यों बताने चालू कर दिए? क्योंकि यहां पर मेरे को दामोदर वैली डैम वेस्ट बंगाल में देखने को मिला। ठीक है दोस्त, चलिए तो इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में। सेकंड प्लान जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड 5 ईयर प्लान काफी इंपॉर्टेंट प्लान है ये वाला। 1956 से लेकर 1961 तक इसका टाइम पीरियड है। ठीक है। सेकंड प्लान के समय भारत के पीएम थे अगेन जवाहरलाल नेहरू साहब, और भारत के प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति थे अगेन डॉक्टर राजेंद्र बाबू। ठीक है। सेकंड प्लान का भी एक नाम रखा गया था, इसका नाम रखा गया था महालानोबिस मॉडल, because this plan was drafted by PC Mahalanobis। ये PC
महालनोबिस प्रियंका चोपड़ा महालनोबिस नहीं है, ये पीसी महालनोबिस, ये पीसी महालनोबिस प्रशांत चंद्र महालनोबिस है। क्या है बेटा? प्रशांत चंद्र महालनोबिस है। ठीक है ना। चलो, इसके साथ साथ ये जो सेकंड प्लान की बात यहां पर कर रहे हैं, इस सेकंड प्लान में पीसी महालनोबिस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इस प्लान को मिस्टर पीसी महालनोबिस ने बनाया गया था। विराट कोहली जी जय हिंद सर। बिल्कुल जय हिंद, बहुत अच्छा बेटा। पीसी महालनोबिस और मिस्टर नेहरू अच्छे फ्रेंड्स थे। तो पीसी महालनोबिस नेहरू के पास जाकर बोलते हैं कि यार सिर्फ एग्रीकल्चर से काम नहीं चलेगा, भारत में इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी, भारत में इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। तो भारत में इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, तो उसके लिए क्या किया गया? सेकंड प्लान के ऑब्जेक्टिव को चेंज किया गया। सेकंड प्लान के ऑब्जेक्टिव को चेंज किया गया, और सेकंड प्लान के ऑब्जेक्टिव का क्या रखा गया? बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि भारत में औद्योगिकरण करेंगे। भारत में क्या करेंगे बच्चे? भारत में औद्योगिकरण करेंगे, यानी कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने की बात करी गई। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने की बात करी गई, है ना भैया। तो अब सेकंड प्लान का ऑब्जेक्टिव बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है ना। और सेकंड प्लान में एक काम और किया गया, भारत में हम किस प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करते हैं? भारत में हम किस प्रकार का बेटा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करते हैं? किसी को पता है? भारत में किस, वेरी गुड, भारत में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, या भारत में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम या मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को फॉलो किया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। और ये जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, ये जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम सेकंड 5 ईयर प्लान से स्टार्ट किया गया था। देखो यहां बात समझने वाली है। जब फर्स्ट, एक काम करते हैं ना कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान पर ही चलते हैं वापस। तो जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया गया, तो पहले प्लान में, यानी कि फर्स्ट प्लान में, हमने सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को, हमने सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को, यानी कि समाजवादी, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करने का डिसाइड किया था। क्योंकि नेहरू जी कहीं ना कहीं रशिया से, उस समय के यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करने का डिसाइड किया। लेकिन बाद में आगे चल के यह डिसाइड किया गया कि सेकंड प्लान से सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को हटाकर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करने का काम करेंगे। और ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम आज तक फॉलो किया जाता है। ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम आज तक फॉलो किया जाता है। ठीक है भैया। तो जो पॉइंट समझा रहा हूं समझ में आ रहे हैं ना? एक बार यस और नो बोल दो। जो पॉइंट समझा रहा हूं बेटा समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार यस और नो बोल दो। आ रहा है ना? वेरी गुड। जरूरी है बेटा आना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इसके बाद तो ये थोड़ा स्टाइल है पढ़ाने का मेरा, कि पहले हम कहानी गाएंगे, कहानी बुनेंगे, और उसके बाद हम यहां पर जो पॉइंट पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे। तो मेजर फोकस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहा जाता है। महालनोबिस मॉडल बनाया गया प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा। नेहरू जी भारत के प्राइम मिनिस्टर, राजेंद्र बाबू भारत के राष्ट्रपति। 4.5% टारगेट रखा गया था, 4.27 अचीव किया गया। यानी पप्पू ने जो जोश के अंदर बोला कि पापा 90% नंबर लाऊंगा, लाया 87। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, यहां पर भी तो गर्व की बात है। अगर
3% कम भी रहेगा तो क्या हो गया, इस प्लान को भी सक्सेसफुल माना गया, इस प्लान को भी सक्सेसफुल माना गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जब बात कर रहे हैं इकोनॉमी में इंडस्ट्री को प्रमोट करने की, तो 3 नए स्टील प्लांट लगाए गए इसके समय चलते हुए, है ना। पहला भिलाई स्टील प्लांट, दूसरा रोरकेला स्टील प्लांट, तीसरा दुर्गापुर स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट भिलाई छत्तीसगढ़ में, रोरकेला स्टील प्लांट रोरकेला उड़ीसा में, दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। ये इनके ईयर दिए गए बेटा 1955, 1959 और 1959, ठीक है, ये 3 इनके ईयर्स हैं। भारत नया नया उस समय बन रहा था, तो कुछ कंट्रीज ने इन स्टील प्लांट को लगाने में भारत की मदद करी, अपनी एक्सपर्टीज दी, कुछ पैसे दिए। तो रशिया ने भिलाई स्टील प्लांट, जर्मनी ने रोरकेला और ब्रिटेन ने दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाने में भारत की मदद करी थी, ठीक है। इसके साथ साथ गांव में कुटीर उद्योग को या गांव में कॉटेज इंडस्ट्री को, गांव में कुटीर उद्योग को या गांव में कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, गांव में कॉटेज इंडस्ट्री को या कुटीर उद्योग को प्रमोट करने के लिए KVIC का निर्माण किया गया। किसका? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1957 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये पॉइंट ना आए, 5 ईयर प्लान्स में आप ये पॉइंट ना पढ़ो, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये ऐसा हो जाए, है ना। तो ये मुद्दा है, समझे। तो यस, और इसी के अंदर ही मिक्स्ड इकोनॉमी को, मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या किया, अडॉप्ट किया गया। अब आता है थर्ड प्लान। थर्ड प्लान में एक बड़ी प्रॉब्लम है। थर्ड प्लान में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि थर्ड प्लान के अंदर जो गलती शायद इन्होंने लास्ट प्लान में करी थी कि पहले में सिर्फ एग्रीकल्चर, दूसरे में सिर्फ इंडस्ट्री, पहले में सिर्फ एग्रीकल्चर, दूसरे में सिर्फ इंडस्ट्री, ये काम किया। यहां पर उन्होंने बढ़िया काम ये किया, गदगिल योजना कहा जाता है थर्ड प्लान को, कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों पर ध्यान देने की बात करी। यहां पर 5.6% का टारगेट रखा गया था, अचीव किया 2.8% का। यहां पर पप्पू बेचारा फेल हो गया, यानी कि ये प्लान हमारा क्या है बेटा, इस प्लान को टैग दिया गया फेलियर का, इस प्लान को टैग दिया गया फेलियर का। क्यों? पापा 90% मार्क्स लाऊंगा, आए 45% मार्क्स, तो पापा तो बेल्टों से मारेंगे ना। और मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई जब पहला प्लान पास हो गया, जब दूसरा प्लान पास हो गया, तो ऐसा क्या हुआ कि हमारा थर्ड प्लान फेल हो गया? ऐसा क्या हुआ कि हमारा जो ये थर्ड प्लान है, थर्ड 5 ईयर प्लान, ये फेल क्यों हुआ? इसका आंसर देना है कि फेल तो हुआ, लेकिन वाई फेल्ड, बट वाई। इसका आंसर क्या आप में से मुझे को देना चाहेगा कि ये फेल क्यों हुआ? मैं वेट कर रहा हूं बेटा, आंसर दो, मैं वेट कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पेशेंस वाला आदमी हूं मैं। बताइए, एनीवन आउट ऑफ यू जो देना चाहे। धीरज ने आंसर दिया, वेरी गुड। पर धीरज तो हमारा पुराना स्टूडेंट है ना, तो धीरज को तो पता ही होगा आंसर, भाई ने पढ़ा है मुझसे एक बार। किसी को नहीं पता? दीपेंद्र कह रहा है कि सर आप बता दीजिए। चलो, कुछ कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं, है ना। इसमें जितना मैंने अभी तक भारत के बारे में पढ़ा है, ये भारत के 5 साल मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बुरे भारत के 5 साल थे ये वाले, ये मेरा मानना है, जो मुझे ऐसा लगता है। क्यों सर? देखो, पहले तो 1962 में इंडिया चाइना की लड़ाई, पहले तो 1962 में इंडिया चाइना का वॉर, और इंडिया इस वॉर में बुरे तरीके से हार गया था, बहुत नुकसान हुआ था। फिर 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर, पाकिस्तान ने सोचा कि भैया अभी शेर घायल है तो शेर को मारो, लेकिन जब शेर घायल होता है ज्यादा खतरनाक होता है, तो चाइना का बदला हमने इनसे उतारा,
पेल दो इनको, है ना। जैसे जब कल विराट कोहली आउट हुआ तो रोहित शर्मा हमारा घायल शेर कल पागल हो गया था और उसने पागलों की तरह ऑस्ट्रेलिया को कूटा है कल, मारा नहीं है, कूटा ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों को, है ना भाई। चलो, तो इसके साथ साथ दो काम हमारे पहले ये गलत होते हैं। फिर ऐसा कहा गया कि फेमाइन देखने को मिला, सूखा, ड्रॉट्स देखने को मिले, भूखमरी देखने को मिली। तो ये सब कुछ चल रहा था और ये सब कम नहीं था, इसके साथ साथ भारत के प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है। पहले जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, फिर उसके बाद ये भी अगर कम थे तो 63 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु। लेकिन प्रसाद साहब मृत्यु से पहले ही छोड़ चुके थे पद अपना, ठीक है। लिखा है पीएम, लेकिन ये भारत के राष्ट्रपति हैं, 1964 में इनकी मृत्यु, 1966 में इनकी मृत्यु। तो एक साल में भारत ने इतना कुछ देख लिया और भारत अभी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे है जहां पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हैं। शुरू के 10 साल काफी अच्छे रहे, लेकिन इस 5 साल ने भारत को 10 साल पीछे कर दिया। दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब होता क्या है, इसमें पॉइंट ये बन के नजर आता है कि जब भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो एक एक्टिंग पीएम के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी भारत के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को पीएम बनाया जाता है। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद, डेथ के बाद दोबारा से एक्टिंग पीएम बनाया जाता है गुलजारी लाल नंदा जी को, GL नंदा जी को, है ना। अब गुलजारी लाल जी इस बात को मान चुके हैं कि अगला भारत का प्राइम मिनिस्टर मैं ही हूं। ये बात गुलजारी लाल जी अपने दिल के अंदर मान चुके हैं, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है यार, क्योंकि एक्टिंग पीएम का मतलब होता है बेटा कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसे मर गया है, अवेलेबल नहीं है, तो कुछ समय के लिए किसी को पीएम बना दिया, लेकिन वो परमानेंट पीएम नहीं है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के बाद पीएम बनी देश की इंदिरा गांधी। कौन बनी बेटा? पीएम बनी देश की इंदिरा गांधी, राइट। इंदिरा गांधी को ऐसा कहा जाता था कि जब इंदिरा गांधी को पीएम बनाया गया तो कांग्रेस के लोगों का यह मानना था कि ये छोटी सी बच्ची है, इसे कुछ नहीं आता, और इसलिए बनाया गया कि जो कहेंगे वो कर देगी। और फिर उसी लेडी को आयरन लेडी का खिताब मिला, है ना। उसी लेडी को हमारे नेताओं ने दुर्गा का नाम दिया, है ना, और किसने दिया? वाजपेयी जी ने, देश के बड़े नेता का नाम है ना। इंदिरा गांधी को बोला गया था गूंगी गुड़िया, कि जो गुड़िया सिर्फ दिखने में सुंदर गुड़िया है, बोलेगी कुछ नहीं, लेकिन आगे चल के सबकी बोलती बंद कर दी। 1971 के वॉर में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए, तो जो दिखता है वो वैसा होगा ये जरूरी नहीं है, और किसी को देखकर कुछ जज नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी को लेकर बहुत सारे ओपिनियंस हैं, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, अच्छी बुरी मेरा कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन मेरा यह मानना है, जो स्टडी मैंने करी आज तक, अगर वो इमरजेंसी वाले केस को हटा दूं तो उनका पूरा पॉलिटिकल पीरियड कोई खराब नहीं है, अच्छा काम किया उन्होंने। सिर्फ उस एक पॉइंट को लेकर, मतलब वो एक गलती ना पूरा पॉलिटिकल करियर पर पानी फिर गया, एक पॉलिटिकल करियर। हाँ, मतलब डिफरेंट थी वो। जैसे अभी कहते हैं कि भारत में डिक्टेटरशिप है, मैं नहीं मानता। उस समय कुछ काम ऐसे हुए डिक्टेटरशिप वाले,
ऐसा मेरा मानना है, बाकी मेरे मानने से क्या फर्क पड़ता है ना। और तुम्हें भी कुछ मानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एग्जाम पास करने की जरूरत है। लेकिन यहीं पर चलते चलते एक काम यह होता है कि जब इंदिरा गांधी को पीएम बनाया गया तो इंदिरा गांधी ने बोला कि अब मैं 5 ईयर प्लान्स पर थोड़े समय के लिए ब्रेक लगाना चाहती हूं कि हमारे पास अभी उतने फंड्स नहीं है, हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है, हमारे पास अभी उतनी शक्ति नहीं है, तो हम 5 ईयर प्लान्स पर ब्रेक लगाएंगे। और 3 एनुअल प्लान्स लॉन्च किए गए 1966 से लेकर 1969 तक, जिनको प्लान हॉलीडेज का नाम दिया गया। एक 1966 से 1967 तक, एक 1967 से 68 तक, और एक 1968 से 69 तक। ये 3 प्लान लॉन्च किए गए जिनको एनुअल प्लान्स का वार्षिकी की प्लान का नाम दिया गया। मेजर फोकस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इंदिरा गांधी पीएम, प्रेसिडेंट 3 बदल गए। पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, जो तीसरे प्लान में भारत के राष्ट्रपति बने, भारत के सेकंड प्रेसिडेंट और भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम भारत में टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को, राइट। उसके बाद जाकिर हुसैन साहब को लेकर 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा कि इनकी जो डेथ हुई वो इनके कार्यकाल में हुई। 2 लोग हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई है, एक जाकिर हुसैन साहब और एक फखरुद्दीन अली अहमद साहब। तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर, और जिनकी डेथ उनके कार्यकाल में, यानी कि जब वो गद्दी पर बैठे थे, गद्दी छोड़ने से पहले नहीं, गद्दी पर बैठे बैठे हुई, ठीक है। ऐसा नहीं कि बैठे हैं बैठे बैठे मर गए, ये नहीं बोल रहा हूं कि मतलब उनका कार्यकाल चल रहा था, ये बोल रहा हूं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 62 में प्रेसिडेंट की गद्दी को छोड़ दिया था, उनका टर्म्स पूरा हो गया था, तो उनकी मृत्यु 63 में होती है ना। तो उसके बाद यहां पर हमारे 3 प्लान हॉलीडेज हैं जो हमें समझ में आते हैं। इसके बाद कल हमारी ये दोबारा क्लास होगी, कल दोबारा बेटा ये क्लास हमारी 9 PM to 10 PM चलेगी, जहां पर मैं आपको 5 ईयर प्लान्स का पार्ट 2 कराऊंगा। तो जो बच्चा इस क्लास को एज अ डेमो देख रहा है, कल भी आप क्लास के इस डेमो को ज्वाइन कर सकते हो, और जिन लोगों ने बैच लिया हुआ वो तो बेटा आ ही सकते हो। अब आप में से जो बच्चा इस साल CGL की तैयारी कर रहा है और चाहता है कि मैं 2024 में CGL पास करूं, बहुत बेहतरीन मौका है, क्योंकि 17,727 वैकेंसी हैं और ये वैकेंसीज बढ़ने के चांस भी हैं। तो अगर आप में से कोई बच्चा CGL की तैयारी कर रहा है और अपना सिलेबस कवर करना चाहता है, कोई बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो मैं आपको एक बैच सजेस्ट कर रहा हूं, उस बैच में जुड़ जाओ। और आपको मैं लिख कर दे रहा हूं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो, हमारा काम पढ़ाना है बेटा, कोई भी टीचर दुनिया में आपको पास नहीं करा सकता, लेकिन ये मेरा आपका वादा है कि जो बैच आपको मैं सजेस्ट करूंगा उस बैच में आपका सिलेबस कवर होगा, आपको टेस्ट मिलेंगे और आपको मजा आ जाएगा। लेकिन पढ़ना आपका काम है, राइट। तो सर बैच क्या सजेस्ट बताओ जरा एक बार कि सर क्या बैच सजेस्ट करोगे। आप मेरे साथ अड्डा की वेबसाइट पर चलो, या आप मेरे साथ अपनी एप्लीकेशन पर चले जाना, ऐप पर मिल जाएगा आपको। यहां पर जाकर बेटा आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है, ठीक है। इस वेबसाइट पर इंडिया में जो भी एग्जाम कराए जाते हैं सबके कोर्स मिलते हैं, ऑल कोर्सेस, SSC का CGL। देखो 2 तरीके पहले बता देता हूं। एक, या तो आप मेरे साथ जुड़कर ब्रह्मास्त्र बैच ले सकते हो। 2 जुलाई को ब्रह्मास्त्र बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। एक हमारा कल की बैच है CGL का, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट विद लाइव सॉल्यूशन बैच, कि यहां पर आपके मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे और यहां पर आपको लाइव सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, ठीक है। ये कल की बैच है। इसके साथ साथ SSC CGL का महापैक है। अगर आप मुझसे एक सजेशन चाहते हो
तो सजेशन है बेटा कि आप एसएससी के सीजीएल के महापैक में ज्वाइन कर लो। महापैक में आपको ये दोनों बैचेस ऑलरेडी मिल जाएंगे, ये वाला मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और जो भी सीजीएल को लेकर क्रैश कोर्स आएगा, रिवीजन बैच आएगा, आपको सब मिल जाएंगे। सीजीएल महापैक का फायदा सबसे बड़ा ये है कि इसमें आपको टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और ई बुक्स मिल जाएंगी, और वीओडी बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है। अभी क्योंकि नोटिफिकेशन आई है, बच्चों को अफोर्डेबल चीज प्रोवाइड करने के लिए हमने छोटा सा आपके लिए काम किया है। हमने आपके लिए डबल वैलिडिटी की स्कीम को सीजीएल के महापैक पे हमने लॉन्च कर दिया। तो 6+6 यानी कि 6 वाले को 12 महीने मिलेंगे, 12 वाले को 24 महीने मिलेंगे। मैं खुद बोल रहा हूं कि लेने की जरूरत नहीं है, ये 6+6 वाला ले लो, 12 महीने में 12 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, बहुत है आपके लिए। और पता है इस वाले बैच का फायदा क्या? इस बैच में आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, ये बैच आपका वो एग्जाम पास करा देगा। आप बाय नाउ पर क्लिक करो, डिस्काउंट कोड लगाइए Y724, अप्लाई कर दो। सिर्फ 2299 में, क्या बोल रहा हूं, सिर्फ 2299 में आपको ये बैच मिल रहा है। इस बैच में 12 महीने की वैलिडिटी है, यानी कि 12 महीने का मतलब ये है बेटा कि जो बैच, 2 बैच अभी लॉन्च कर रहे हैं, 2 और 6 को वो मिल जाएंगे, इसके बाद जो बैच आएगा वो मिल जाएगा, और उसके साथ साथ क्रैश कोर्स, रिवीजन बैच, टीयर 2 का बैच, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड लगाना Y724, Y724 डिस्काउंट कोड लगा देना। ये डिस्काउंट कोड लगाते ही ये बैच फीस बेटा ये नहीं देनी है, सिर्फ 2299 रुपए की आपने फीस देनी है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है, आपको ई बुक्स मिल रही हैं, और आपको इसके साथ साथ वीओडी बैचेस मिल रहा है। एक चीज जो आपको पर्सनली आपके लिए मैं करना चाहता हूं, मेरी तरफ से आपको जब तक एग्जाम नहीं हो जाता गाइडेंस, मेरी तरफ से बेटा आपको गाइडेंस बिल्कुल फ्री। अगर आप चाहोगे तो हमारे 15 दिन के अंदर फोन पर बात करके प्लान को डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और कॉल पर जुड़ सकते हैं। बेटा कॉल पर तभी जुड़ूंगा जब कोई बात बहुत जरूरी होगी, अननेसेसरी हम बात नहीं, क्योंकि 1000 बच्चे अगर बैच लेंगे तो 1000 बच्चों से बात करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी भी मेरे साथ ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो इसके बाद मैं हर 15 दिन के अंदर बात करके उनके प्लान को डिस्कस करता हूं कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो भैया जो डिस्काउंट कोड लगाएगा Y724, मुझे पता लग जाएगा आपने मेरा डिस्काउंट कोड लगाया है, उनको मेरी तरफ से गाइडेंस और मेंटरशिप, उनको मेरी तरफ से गाइडेंस और मेंटरशिप बिल्कुल बेटा फ्री है। ये आपके लिए मैं इस साल चाहता हूं कि बच्चे सिलेक्शन ले, उसके लिए थोड़ा सा मेरी मेहनत बढ़ेगी, कोई बात नहीं, आपके लिए मैं इतना जरूर करूंगा। और साथ साथ 1000 MCQs की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने आपके लिए एक मिनी बुक तैयार करवाई है। तो जो बच्चा Y724 लगाएगा उसको 1000 MCQs की मिनी बुक सीजीएल लेवल की मेरी तरफ से बिल्कुल गिफ्ट, और साथ में ये भी बिल्कुल गिफ्ट, ठीक है भैया। और इस बैच में आपको इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाऊंगा, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको इसके अंदर मैं करवाऊंगा। यानी अगर आप ये डिस्काउंट कोड लगाकर जुड़ते हो तो आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट कर पाओगे, और डेफिनेटली बेटा आपको बहुत फायदा होगा। तो पहली बात, ये बैच लो मत लो, आई डोंट केयर, लेकिन अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहली बात जाकर अपना फॉर्म फिल करो। दूसरी चीज, अगर खुद कर सकते हो तो कोई बात नहीं, अगर लगता है कि नहीं कर सकते 90 दिनों में, जो मुश्किल है करना खुद से, इस बैच में जुड़ो, मजे ही मजे। तो आज के लिए इतना ही। डेमो के लिए कल दोबारा आ सकते हो, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है बेटा उसमें। जब कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो, मैं आपको बता देता हूं कि कहां मुझसे आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। बैच लो मत लो उसकी बात नहीं है बेटा, आप छोटे भाई हो हमारे, ठीक है ना। तो GS बाय साहिल मदान मेरा टेलीग्राम चैनल है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे यहां पूछ सकते हो बेटा। कोई भी आपको डाउट आ रहा हो एप्लीकेशन को लेकर, फॉर्म फिलिंग को लेकर, कोई भी आपको डाउट आ रहा हो कि सर कौन सा कोर्स लें कौन सा ना लें,
ले ना ले, मॉक टेस्ट लगाएं ना लगाएं, कब से लगाएं, तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। डिस्काउंट कोड लगाना हो तो Y724 लगाकर अपने मजे काट लीजिएगा। ये डबल वैलिडिटी कुछ समय के लिए है, तो आज या एक आध दिन के अंदर बैच ले लेना। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, बाय बाय। सर जो कॉल आती है फेक होती है रियल? यार मुझे नहीं पता कौन कॉल करता है ना, इतनी बड़ी कंपनी है, 2000 लोग काम करते हैं, मुझे नहीं आइडिया। मैं अपना काम ठीक से कर लूं वही बहुत है मेरे लिए, है ना। तो चलिए, जय हिंद, बाय बाय। इट्स यूजुअल दे कीप इग्नोर रिस्पॉन्स वंस वी परचेस्ड कोर्स। ऐसा नहीं है बेटा मिस्टर विनोद, ऐसा नहीं होता बेटा। मैंने बच्चों को CHSL के लिए पढ़ाया है, IBACIO के लिए पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे बात मेरी अब भी होती है। अब अगर बच्चा मुझसे फोन करके पूछेगा ऊल झलूल बातें, तो मैं तो नहीं बता पाऊंगा ना। हाँ, आंसर उसी बात का करूंगा जो बात जरूरी है। अब बच्चे के मैसेज आया मेरे पास कल इंस्टाग्राम पर कि हेलो सर हाउ आर यू। मैंने कहा आई एम गुड बेटा, हाउ कैन आई हेल्प यू। उसने बोला सर आई एम योर बिगेस्ट फैन, थैंक यू। अब मैं इसके आगे उससे क्या बात करूं? अगर आपका क्वेश्चन है, आपको मुझे हाई हेलो करने की जरूरत नहीं है, सीधा मेरे मुंह पर क्वेश्चन फेंक के मारो कि सर इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, आपको मैं लिख कर दे रहा हूं, आपको आंसर मिलेगा। अगर क्वेश्चन ऊल झलूल है तो नहीं मिलेगा, ये भी लिख के दे रहा हूं। क्योंकि देखो सबके पास टाइम लिमिटेड होता है। मैं टाइम वहीं लगाता हूं जहां मुझे लगता है कि बच्चा सीरियस है। अगर आपको लगता है कि आप सीरियस हो और जुड़कर मेरे साथ एग्जाम पास करना चाहते हो, तो आपको मैं वादा करता हूं आज कि मैं आपको जुड़वाकर एग्जाम पास कराऊंगा। लेकिन पहले आपका सीरियस होना जरूरी है, मुझसे ज्यादा सीरियस होना जरूरी आपका है, ठीक है ना। ये बात है सारी यार। चलो कोई नहीं, जय हिंद, बाय बाय। कल मिलेंगे सेम टाइम पर, कोई दिक्कत हो पूछ लेना। चलिए, आईडी फिर से बताऊं, लिखा तो हुआ है GS बाय साहिल मदान, अभी तो लिखा है भाई। ये टेलीग्राम में बेटा, यहां पर आपको देखो मैं बताता हूं, कुछ ना नकली बन गया है ये। कुछ 23,000 वाला, पता नहीं 23 है 28 है, मुझे पता भी नहीं है, चेक करो जरा एक बार कि कितने हो गए हैं। हाँ, 28,311 फॉलोवर्स हैं टेलीग्राम पर। यही वाला ज्वाइन करना, इसके अलावा बाकी सारे नकली, ठीक है। क्योंकि मैं खुद ही देखता हूं कि मुझे कभी कभी दिख जाते हैं कुछ नकली बने हुए हैं, ठीक है भाई। चलो अभी के लिए छुट्टी करते हैं, बाय बाय।